आप सभी यूट्यूब व्यूअर्स का एक बार फिर से मेरे चैनल क्वालिटी एजुकेशन में स्वागत है। तो आज फिर एक बार मैं आपके समक्ष हूँ और एक दिलचस्प टॉपिक आप सबके समक्ष रखूँगा। उस टॉपिक का नाम जो है, क्योंकि वो आज बेसिक नीड है हमारी, जो भी आजकल का टीचर है, मॉडर्न टीचर जो है, उसको बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि स्कूल के अंदर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम अपनी टीचिंग लर्निंग को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं। वो कौन सी बेस्ट टीचिंग टेक्निक्स हैं जिन पर अगर हम काम करेंगे तो हम स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर एक स्ट्रेस फ्री लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। और उससे कि टीचर के ऊपर भी दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसी पर आज बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक, इन स्कूलों में हम किस तरह से अपनी लर्निंग को स्ट्रेस फ्री इफेक्टिव लर्निंग बना सकते हैं। तो ये सारा काम टीचर का है, क्योंकि टीचर के ही हाथ में सब कुछ है। जिस तरीके से वो स्कूल के अंदर प्लानिंग करेगा, उसी तरीके से स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस जिस भी क्लास के हैं, तो वो अच्छी तरीके से अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो टॉपिक का नाम, टॉपिक का जो टॉपिक जो है, तो टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, जब टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स की बात कर रहे हैं तो इस पर हम ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्निक्स की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, और साथ में कि मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स की किन किन चीज़ों को हम स्कूल में लाएं, या एक टीचर किन चीज़ों को स्कूल में प्रमोट करे, किस तरीके से वो कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करे, और उसकी जो टेक्निक्स हैं उससे उसकी बच्चों की लर्निंग इफेक्टिव बन सकती है। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि एजुकेशन जो होती थी तो वो टीचर सेंटर्ड होती थी। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में टीचर सेंटर्ड होती थी, तो बच्चे से कुछ भी नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में लर्निंग जो है वो चाइल्ड सेंटर है। जब चाइल्ड सेंटर है तो टीचर ने सारी चीज़ें बच्चे के आसपास उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए करनी है। ट्रेडिशनल में लर्निंग प्रोसेस जो था वो टीचर सेंटर्ड था। साथ में वहाँ पर जो स्ट्रेस दिया जाता था, जो एम्फेसिस दिया जाता था, उसके 3 आर्ट्स पर दिया जाता था। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक्स पर दिया जाता था। उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरी तीसरी बात ये कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें रोट मेमोरी से करवाई जाती थी। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में सारी चीज़ें बच्चे को रोट मेमोरी से करवाई जाती थी। साथ में कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब बहुत से चैलेंजेस आ गए। अब बहुत से चैलेंजेस आ गए। आज हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन है। आजकल हमारे पास हर 0 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स हैं। पहले ऐसा नहीं होता था और एनरोलमेंट भी नहीं होता था, बहुत कम एनरोलमेंट होता था। तो उस वक़्त जो कॉर्पोरल पनिशमेंट थी, रोट मेमोरी थी, या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, तो वहाँ पर सारा काम टीचर को करना पड़ता था, वर्चुअल फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज ये सारी चीज़ें हैं। मॉडर्न की बात करें हम कि मॉडर्न टीचिंग लर्निंग्स में हमारे पास वर्चुअल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन है, हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है, हमारे पास कॉर्पोरल पनिशमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। तो अब मॉडर्न एजुकेशन को किस तरीके से हम इफेक्टिव बना सकते हैं? तो सबसे पहले उसमें मेरा यही पॉइंट है कि सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें हम बात करें एनसीएफ 2005 की बात करें, एनईपी 2020 की बात करें, और एनसीएफ 2022 की बात करें, तो टीचर को एक फैसिलिटेटर बनाया गया है, टीचर को एक प्लानर बनाया गया है, टीचर को एक मैनेजर बनाया गया है, टीचर को एक को क्रिएटर बनाया गया है, टीचर को एक गाइड बनाया गया है, टीचर को एक गुरु बनाया गया है, टीचर को एक पेरेंट बनाया गया है। तो टीचर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई है, तो इसलिए टीचर ने इस हिसाब से काम करना है कि सबसे पहले जब एजुकेशन ही हमारा जो है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे से ही उसने बच्चे के आसपास घूमना है, और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे से रिस्पॉन्स लेना है, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना है, टीचर को एक बेस्ट साइकोलॉजिस्ट रहना है। उसके बाद आज रोट मेमोरी का कोई ज़िक्र ही नहीं है, रोट मेमोरी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर ये बताया गया है कि हमने बच्चे का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ना कि उसके अंदर कोई चीज़ यहाँ से ठोसनी है।
ज़बरदस्ती से हम बच्चे को कोई चीज़ लर्न करवाएँ, वो कल उसको भूल जाएगा। इसलिए उसके अंदर इस हिसाब से हमने उसको पढ़ाना है कि उसके अंदर एक नॉलेज क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीपल एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके लिए हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट करेंगे हम उसमें। तो अब वो कौन-कौन सी अप्रोचेज़ हम लगा सकते हैं? उसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, कोऑपरेटिव अप्रोच है, जिसमें कि बच्चों के हमने ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स में डिफरेंट टास्क उनको हमने दे देने हैं। अलग-अलग हमने बच्चे के देखना है कि इनका आईक्यू लेवल क्या है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है और उनको इस हिसाब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे देनी है। पेंटिंग पेंटिंग दे दो उनको। इसके अलावा जो भी टॉपिक आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाना है और वो चीज़ उनको प्रैक्टिकली करवानी है। अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है कि प्लांट है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो छोटा सा एक पौधा ले लो, उसके डिफरेंट पार्ट्स बच्चे को भिन्न-भिन्न पार्ट्स दिखा दो, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है, ये इसके ब्रांचेज़ है, ये इसके लीव्स हैं, ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्रूट है। बच्चों के साथ में बता दो, इसकी डायग्राम बना दो, ताकि कि उस बच्चे के अंदर वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक रहे, शॉर्ट टर्म तक नहीं और ज़बरदस्ती उसको याद नहीं करवाना है। बच्चे के हमने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, बच्चे के हमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद आज जो टीचर जो है, आज का जो टीचर है, तो हर बच्चे के आईक्यू लेवल देखकर उसी के हिसाब से उसको टीचिंग करनी है। आज का जो टीचर है, पहले हमारे पास 3 ही चीज़ें होती थी। एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम का बच्चे को डर होता था और टीचर ने भी कॉर्पोरल पनिशमेंट दे के जो उसका सिलेबस था वो कंप्लीट करवाना ही करवाना था। लेकिन आज जहाँ तक मैं प्राइमरी और मिडल स्कूल्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पर आज चेंज हो चुका है। आज हमने जो कार्ड देना है उसको एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कहेंगे और उसका 360 डिग्री के हिसाब से बच्चे के ऑल फील्ड्स को हमने देखना है कि बच्चे का फिजिकल फील्ड क्या है, बच्चे का सोशल फील्ड क्या है, बच्चे का एकेडमिक फील्ड क्या है, बच्चे का मॉरल फील्ड क्या है, बच्चे का स्पिरिचुअल फील्ड क्या है। उसके जितने भी डेवलपमेंटल फील्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसका वो 360 डिग्री का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। पहले तो सीधा हमारे पास खाली करिकुलर एक्टिविटीज़ का रिपोर्ट कार्ड बना जाता था, वो रेक्टेंगुलर होता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब बच्चे का करिकुलर एज़ वेल एज़ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जितनी भी को-करिकुलर है एज़ वेल एज़ करिकुलर है, उन सारी चीज़ों को एक टीचर ने ऑब्ज़र्व करना है, एक टीचर को एक बेस्ट ऑब्ज़र्वर बनना है और उन सारी चीज़ों को मिलाकर हमने उसका होलिस्टिक कार्ड बनाना है और वो जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, वो 360 डिग्री का होगा, सर्कुलर होगा, तो उसमें हमने सारी चीज़ें वो थोड़ी-थोड़ी भरनी है। तो इसलिए अब पहले क्या स्ट्रेस होता था कि बच्चे को हमने राइटिंग डेवलप करनी ही करनी है, बच्चे को हमने याद करवाना ही करवाना है। बच्चे के सिर्फ़ वही 3-4 फ़ील्ड्स को हम देखते थे, राइट? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। अब हमने बच्चे के करिकुलर के साथ-साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलानी है और साथ में बच्चे के जो डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, चाहे वो उसका स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट हो, कल्चर में उसका इंटरेस्ट हो, तो उन चीज़ों को भी हमने आगे लाना है। वो चीज़ें भी हमने बच्चे से देखना है कि बच्चा कहाँ पर एक्सेल कर रहा है और जहाँ-जहाँ बच्चा एक्सेल कर रहा है, वहीं पर हमने उसको काउंसलिंग देनी है, उसी फ़ील्ड में उसको ले जाने की कोशिश करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे को हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। पहले तो टीचर अपनी बातें बच्चों को ठोस देता था, चाहे फिर वो बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है। हमने मार्कर उठा लिया, अपनी सारी बातें बोर्ड पर लिख दी, फिर बच्चों को वो चीज़ समझ आई या नहीं आई, उस चीज़ पर टीचर नहीं जाता था। लेकिन आज ऐसा है कि हमने बच्चे के पूरे उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स को लेकर, उसके आईक्यू को लेकर, उसके पोटेंशियल को लेकर उसको अपने बीच बिठाना है और अपनी सारी बातें उसको बतानी है और उसकी सारी बातें खुद ऑब्ज़र्व करनी है कि बच्चा क्या करना चाहता है? क्या इसके अंदर क्यूरियोसिटी है? और जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उस क्यूरियोसिटी को और उसकी क्रिएटिविटी को में निखार लाने की कोशिश करनी है। तब जाकर हम बच्चे को एक अच्छी लाइन पर ले सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास ये है कि टीचर को एक सपोर्टिव
बनना है। टीचर को एक फ्रेंड के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर, एक गाइड के तौर पर, एक प्लानर के तौर पर एजुकेशन को इम्पार्ट करना है और हर बच्चे से लर्निंग बाय डूइंग करवानी है कि जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ाना है, पहले बच्चे को उस कंसेप्ट के बारे में पूछना है कि इस कंसेप्ट के बारे में बच्चा कुछ जानता है या नहीं जानता है। नहीं जानता तो उसको वहाँ तक पहुँचाना है। और दूसरे दिन उससे पूछना है कि इस चीज़ में ये चीज़ हमने इम्पार्ट की उसको, ये चीज़ हमने पढ़ाई, लेकिन उस चीज़ का कितना उसको अंडरस्टैंडिंग हुई और वहाँ से क्या चीज़ वो सीख कर सीखी उसने। ये ना कि जो चीज़ एक टीचर ने बच्चे को पढ़ा दी, दूसरे दिन जो पढ़ाने का जो हमारा लहज़ा है या जो पढ़ाया हमने, उस चीज़ की सिर्फ़ रटिफ़िकेशन एक बच्चे के पास है, उसके पास कोई कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नहीं है। तो ऐसा आज जितनी भी हमारे पास एनसीएफ 2005 आया, एनईपी 2020 आई या एनसीएफ 22 आए, इन चीज़ों ने यही बात कही है कि जो भी बच्चे के अंदर स्किल्स हैं, जो भी कि बच्चे के अंदर को-करिकुलर स्किल्स हैं या करिकुलर स्किल्स हैं, बच्चा जिस फ़ील्ड में एक्सेल कर रहा है, उसकी वही फ़ील्ड को एक्सेलरेट कीजिए और बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। वो वॉलंटरी वो चीज़ करना चाहना चाहिए कि हमने ये चीज़ करनी है और उसके लिए टीचर ने एक बेस्ट मोटिवेटर के तौर पर काम करना है, एक बेस्ट गाइड के तौर पर काम करना है, एक बेस्ट फ्रेंड के तौर पर काम करना है, एक बेस्ट पेरेंट के तौर पर काम करना है। और बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है तो पहले खाली रीडिंग एंड राइटिंग का एग्ज़ाम होता था, बच्चे ने क्वेश्चन लर्न करने हैं और उनका आंसर देना है। तो अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे के जितने भी फ़ील्ड्स हैं, फिज़िकल फ़ील्ड, सोशल फ़ील्ड, कल्चरल फ़ील्ड, मॉरल फ़ील्ड, उसकी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं या जिस-जिस फ़ील्ड में वो एक्सेल कर रहा है, तो अब उसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उसी के हिसाब से हमने फ़िल अप करना है। ना कि खाली उसको हमने जो लेसन पढ़ाया है, उसके क्वेश्चन उसने लर्न कर दिए, तो उस पर सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, बच्चा काफ़ी एक्सेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब आपने बच्चे की हर फ़ील्ड को टच करना है। सोशल फ़ील्ड है, फ़िज़िकल फ़ील्ड है, मॉरल फ़ील्ड है, स्पिरिचुअल फ़ील्ड है। इसके साथ-साथ में जहाँ-जहाँ भी बच्चा जिस-जिस चीज़ में एक्सेल कर रहा है, उसका बिहेवियरल फ़ील्ड है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी मोरालिटी कैसी है, उसका स्पिरिचुअलिज़्म कैसा है, उसका सोशल एक्टिविटीज़ कैसी है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाना है और इसलिए कि अब हमारे पास पावर नहीं रही। कॉर्पोरल पनिशमेंट दें हम बच्चे को नहीं। हमने इस हिसाब से अपनी टीचिंग को प्लान करना है कि आप बच्चे के साथ इस तरह से बैठे हुए हो कि बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है और एक टीचर भी बच्चों से बहुत कुछ सीख रहा है। इस तरीके से क्वेश्चनरीज़ हमने बनानी है कि बच्चे को वो बिल्कुल ईज़ी लगे, कि जो क्वेश्चनरी हमारी हो, बच्चा खुद रिस्पॉन्स देने के लिए अ, उत्साहिक हो कि नहीं टीचर ये चीज़ मुझे पूछ रहा है, मुझे इसका रिस्पॉन्स देना है। फिर वहाँ पर लैंग्वेज जो लैंग्वेज बच्चा बेस्ट अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उस लैंग्वेज का आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बच्चे को अभी हमारे पास जो उर्दू लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके साथ-साथ मदर टंग है। बच्चा अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स जो मदर टंग में है, तो पहले मदर टंग में उससे रिस्पॉन्स लीजिए। उसके बाद आप हिंदी में उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो, उर्दू में बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले कि बच्चा देखना है कि बच्चे का लेवल क्या है, कि बच्चा कौन-सी लैंग्वेज में ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सबसे पहले एनईपी 2020 की बात करें, एनसीएफ 22 की बात करें, तो उन्होंने स्ट्रेस दिया कि बच्चे को सबसे पहले ये मैं प्राइमरी स्कूल तक की बात कर रहा हूँ कि बच्चे को सबसे पहले होम लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि होम लैंग्वेज में बच्चे को बहुत से कांसेप्ट्स पता होते हैं। जब हम उन्हीं कांसेप्ट्स को इंग्लिश में या हिंदी में बताते हैं, तो वो बच्चे की समझ से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए होम लैंग्वेज में उसको बताने की कोशिश करनी है, जो भी कांसेप्ट आपने पढ़ाना है या जो भी कांसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे को होम लैंग्वेज में उन कांसेप्ट्स को क्लियर करवाइए कि ये चीज़ अपनी हम मदर टंग में इस चीज़ को ये एक चीज़ कहा जाता है। तो जब वो मदर टंग में रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगा, तो आस्ता-आस्ता फिर आपकी उसकी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यही आज मेरे कुछ टीचिंग टेक्निक्स थे, जहाँ पर मैंने ट्रेडिशनल टीचिंग पर भी बात की और मॉडर्न टीचिंग पर भी बात की। तो फ़र्क दोनों में यही है कि पहले जो ट्रेडिशनल टीचिंग हुआ करती थी, तो उसका ज़्यादा उसमें फिज़िकल पनिशमेंट का स्कोप था, रूट मेमोरी का स्कोप था, उसमें हमारे पास टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, लर्निंग बाय डूइंग नहीं था, वहाँ पर ज़बरदस्ती हमने बच्चे से कोई न कोई काम करवाना था। लेकिन जो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग आ गई, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड आ गई, कॉर्पोरल पनिशमेंट यहाँ पर नहीं है, रोट मेमोरी यहाँ पर नहीं है। टीचर को एज़ ए डिक्टेटर काम नहीं करना है, टीचर को एज़ ए प्लानर, एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए को-क्रिएटर, एज़ ए अ, बेस्ट गाइड के तौर पर काम करना है, एज़ ए बेस्ट पेरेंट के तौर पर काम करना है
और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है। फिर जो भी टॉपिक आपका होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपके पास टीएलएम है, चाहे वो वर्चुअल है, चाहे वो ऑफ़लाइन है, चाहे वो ऑनलाइन है, विजुअल्स के ज़रिए ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करके मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ना कि रटिफिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो मॉडर्न टीचिंग्स का मेन थीम जो है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना। नॉलेज किस तरीके से आप बच्चे के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हो और बच्चे की क्रिएटिविटी को किस तरीके से आप बाहर ला सकते हो। तो इसलिए टीचर को भी अब बहुत व्यस्त रहने की ज़रूरत है। टीचर भी न्यू एजुकेशन टेक्निक्स की बात करें तो टीचर भी एक लर्नर है, यानी कि वो लर्न कर चुका है। वो जिस सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास नहीं, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज कुछ नहीं करेगा, इसमें उसकी डिफरेंट क्रिएटिविटी काम करेंगी। जितना टीचर ज़्यादा क्रिएटिव है, उतना वो बच्चे के अंदर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है, आशा है आपको टॉपिक अच्छा लगा। थैंक यू।